हमारे गुरुजी ने और एक मामा थे, उन्होंने क्लियर किया कि आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करो। हालाँकि मतलब हमें लगा नहीं कि क्यों करना है, हम भी उत्सुक थे कि बच्चे गए कहाँ? और हम ज़्यादा तकलीफ में ना आ जाए, हम ज़्यादा घबराए नहीं, इसलिए हमें ये बता दिया गया कि आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये हमें लगा कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमें एक रूम में रख दिया गया और ये सब स्टार्ट करनी पड़ी। तो गुरुजी ने बोला की जब तक 108 पाठ होता नाही तब तक आप लोग उठेंगे नहीं. हॅलो एव्हरीवन, पुन्हा एकदा नवीन पॉडकास्ट व्हिडिओमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आजचे आपले गेस्ट आहेत सर अविनाशजी पांडे. अविनाशजी पांडे यांनी आपलं क्वालिफिकेशन आश्रमातून कंप्लीट केलेलं आहे. सो ती एक वेगळी साईड असते की आपली स्कूल लाईफ आणि एक आश्रम लाईफ. तो आपण त्यांच्याशी डिस्कस करूया आजच्या या टॉपिकवर. स्टार्ट करूया आपला पॉडकास्ट. हेलो अविनाश जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा. कैसा फील कर रहे हैं? बढ़िया, एक्साइटेड. अक्सर हम ये इस मामले में सोचते रहते हैं कि हमारा स्कूल लाइफ ऐसा था, हमारा कॉलेज लाइफ ऐसा था, फुल चिल एंड ऑल. आपका जो एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आप तो आश्रम लाइफ में थे, तो आपका वो जर्नी कैसे शुरू हुआ? हमारा भी गुरुकुल जीवन होता है, आश्रम का जीवन होता है, वो भी वैसा ही रहता है जैसा आप लोग अनुभव करते हैं अपने जीवन में. बहुत चिल, फ्रीडम, मज़ा मस्ती वो गुरुकुल में भी होता है. गुरुकुल का लोगों ने मोटिव अलग बना लिया, उनकी धारणा अलग बना ली कि गुरुकुल बहुत सिस्टमैटिक होता है, लेकिन वो शिक्षा के आधार पे और संस्कारों पे होता है, लेकिन एंजॉय हमें भी करने को मिलता है. आपका गुरुकुल में जाने का एक्सपीरियंस कैसा था? गुरुकुल में जाने का एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटेड था और एक्सपीरियंस के साथ-साथ मेरे जीवन बदलने का एक्सपीरियंस था कि गुरुकुल में जाना और जीवन बदलना, ये बहुत बड़ा मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जो जीवन में बदलाव का समय था. जब गुरुकुल में जाना था तब मैं कुछ 11 साल का था. उस समय मैं सबसे पहले गुरुकुल में जाना या गुरुकुल दिखना ये बड़ी बात होती है आजकल के समय में, किसी बच्चों को उसमें प्रेरित हो पाना. लेकिन प्रेरित होने के लिए आस-पास वैसा माहौल या वैसा व्यक्ति आपके सामने हो, तो आप उस पे इंस्पायर होकर के बोलते कि मुझे ये बनना है. वैसे ही मेरे बड़े भाई जो गुरुकुलीय पद्धति में थे, जो आश्रम में पढ़ते थे, वो 2 साल बाद घर में आते हैं. पहला जो इम्प्रेशन है मेरे ऊपर गुरुकुल शिक्षा को लेकर के, वो ये था कि जब वो पहली बार घर पे आए आश्रम से, तो उनका सुबह उठने का टाइम, उस समय उठाने के लिए उनको मम्मी-पापा नहीं लगते थे, मुझे मम्मी-पापा लगते थे. बहुत बार डाँटने के बाद, चिल्लाने के बाद हम उठते थे. उनका उठने का दिनचर्या था अपने आप ही वो सुबह 4 बजे उठे, सुबह 4 बजे उठने के बाद शांत थे, कुछ उठने के बाद उन्होंने कुछ किया, मंत्र वगैरह पढ़ा, फिर वो आँखें खोले, क्योंकि हम साथ में ही सोए थे उस समय. उसके बाद फिर वो उनका फ्रेश होना, स्नान वगैरह करना, फिर उनका संध्या वंदन वगैरह करके वो 7-8 बजे तक उनका नित्यकर्म से फ्री हो गए. उसके बाद उन्होंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद घर पे भी उनका जो स्वाध्याय था, यानी कि जो पढ़ाई था, होमवर्क जिसको बोलते हैं कि आश्रम से स्कूल से आने के बाद वो खुद किया उन्होंने 2 घंटे. उसके बाद फिर घर में आए तो बिल्कुल माँ-बाप से मिलना, फिर वो सब लोगों से मिलना-जुलना स्वाभाविक नॉर्मल था. लेकिन मुझे जो अट्रैक्ट हुआ मैं जिस चीज़ के पीछे, वो यही था कि हम किस मशीन से बने हैं. मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि जब तक मेरे माँ-बाप उठाते नहीं थे, जब तक मैं उठता ही नहीं था. और वैसे ही मेरे बड़े भाई, यानी कि मेरे सगे बड़े भाई, जो 2 साल के लिए एक आश्रम में जाते हैं और उनका इस तरह से चेंजेस हो पाना, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था. और ऐसा हो सकता है, तो ये आश्रम क्या चीज़ है. आश्रम में मुझे जाना चाहिए. उनका पहनावा, उनका रहन-सहन देखने के बाद फिर 1 साल तक वो बीता वो समय. फिर धीरे-धीरे मुझे उसके प्रति जागरूकता हुई, इच्छा हुआ जानने का कि क्या होता है. फिर मुझे लगने लगा कि गुरुकुल में वो जो ऋषि-मुनि होते हैं, पेड़ के नीचे बैठना, पढ़ाना उनको, वैसा ही कुछ गुरुकुल होता है. क्योंकि जो भी हमने रामायण से सीखा, रामायण देखते थे बचपन में, महाभारत देखते थे, तो राम जी जैसे गुरुकुल में गए, जो पेड़ों के नीचे शिक्षा वगैरह होती है, वैसा ही कुछ मेरा भी धारणा था, कल्पना वैसी थी कि आराम से पशु-पक्षी होंगे, हिरन होगा, साथ में उनके आजू-बाजू में गाय-वाय होंगी, उस तरह का था. तो उससे मैं ज़्यादा और प्रभावित हुआ कि मुझे उस जगह पे पढ़ने को मिलेगा.
सबसे बड़ी बात, गुरुकुल में 2 तरह के बच्चे जाते हैं, मुझे जैसा लगता है। एक तो बहुत जो प्रेरित हो अपने संस्कार के प्रति, कि उसे अपनी संस्कार के तरीके से पढ़ाई मिले, स्कूल में टाई लगाना, बेल्ट लगाना, शूज़ वगैरह पहन के जाना, ये रेगुलर सब करते थे। सबके घर में सुबह 10 बजे जो स्कूल का टाइमिंग होता था, 9 बजे सबके घर से वैसे ही निकलता था, उसी यूनिफ़ॉर्म में निकलते थे। मेरे भाई जब घर से निकलते थे, जो कुछ दिनों की छुट्टी पे थे, कुछ अलग तरीके से लोग देखते थे उनको, अलग ही रिस्पेक्ट होता था। हमको देखने के बाद 2 लोग मन में कोसते थे कि अब ये जाके बदमाशी करेगा। स्कूल से आने के बाद अभी स्कूल से आ गया, अब ये बदमाशी करेगा। छुट्टी पड़ गई, अभी स्कूल की छुट्टी हो गई, अभी नाक में दम करेगा। जो लोगों का देखने का नजरिया था, वो कहीं ना कहीं मेरे भाई को देख करके बहुत अलग था। हालांकि वो स्कूल जाने के पहले उनके लिए भी वही बोला जाता था, हाँ। गुरुकुल में जाने के पहले। तो मैं ज्यादा प्रभावित था कि शायद मेरे अंदर भी यहीं से बदलाव आ सकता है, मुझे जाना चाहिए। फिर मेरे बड़े भाई को मैंने ये बात बताई कि मुझे भी गुरुकुल में जाना है, आश्रम का पढ़ाई करना है। क्या होता है मुझे मालूम नहीं था। संस्कृत ही सिर्फ पढ़ाया जाता है या संस्कृत में क्या पढ़ाया जाता है, ये कुछ भी नहीं मालूम था। कि बिल्कुल बड़ा पंडित बनाएंगे या सन्यासी बन जाता है गुरुकुल में, इस तरह की धारणाएं कुछ भी नहीं थी। सिर्फ इतना ही जानना था कि मुझे मेरे जीवन में कुछ तो बदलाव करना है जो बाकी के बच्चों से अलग हो। और 2 तरह के जो बच्चे आते हैं मैंने बताया गुरुकुल में, वो ऐसे होते हैं कि एक तो बहुत घर का बदमाश बच्चा होगा। मतलब अब मेरा अनुभव है, अभी बहुत लोग प्रेरित हो चुके हैं गुरुकुल को लेकर के, बहुत खुद से आना चाहते हैं। लेकिन पहले माँ-बाप एक तो बहुत बदमाश होगा तो उसको बोलते थे इसको आश्रम में डाल देंगे, या दूसरे होते हैं जो बहुत दयनीय स्थिति में होते हैं, अपने माँ-बाप, पिताजी जिस तरह से कमा रहे हैं, किसी तरह खिला रहे हैं। तो गुरुकुल बहुत ही सादा, बहुत ही उच्च वर्ग का जगह है, जहाँ पे बच्चे को ना तो 1 रुपया देना होता है, ना यूनिफ़ॉर्म खुद लेके आना होता है, ना ही आपको पढ़ने की पुस्तकें खरीदनी होती है, ना ही आपको खाने के लिए कुछ पे करना होता है, यानी कि मेस वगैरह जो हम आजकल के बात करते हैं। उस तरह का कुछ भी नहीं होता है। तो ये 2 कारणें होती हैं जो बच्चे गुरुकुल की तरफ आते हैं। बाकी आज बहुत डेवलप हो गया है, बहुत बदल गया है। जो लोग खुद बच्चे प्रेरित होते हैं कि मुझे स्कूल में आश्रम में पढ़ना है। लेकिन मेरे समय तक तो ऐसा था नहीं। हम 2 ही स्थिति से आते हैं, तो उसमें से एक मेरा भी था स्थिति, मतलब बदमाश वाला नहीं था। मैं आपको वही पूछता रहा था, आपका स्थिति कौन सा नहीं, था? बदमाश वाला स्थिति नहीं था, मैं बहुत ही शांत था क्योंकि मुझसे ज़्यादा बदमाशी करने वाले और भाई लोग थे। तो मुझे प्रेरित मैं हुआ था, और दूसरी स्थिति थी जो घर की दयनीय स्थिति थी, तो मुझे लगा कि इससे निकलने के बाद वहाँ जाकर के मैं स्थिति को सुधार सकता हूँ, इतना मुझे बहुत आत्मविश्वास था। आपका तो बचपन कैसा था, मतलब चाइल्डहुड? गुरुकुल के पहले या गुरुकुल के बाद? पहले। गुरुकुल के पहले जैसे सबका रहता है, स्कूल से निकलते वक्त यूनिफॉर्म खराब कर लेना, कहीं आम तोड़ने जाना, कहीं किसी के खेत में गन्ना तोड़ने जाना, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो यही चीज़ें, यही बदमाशियाँ कर सकता हूँ। फिर आपके घर पे कोई आता है कि पिताजी को बहुत लोग पंडित जी ही बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, तो वैसा बोलते थे कि अरे पंडित जी देखो आपके लड़के ने आम तोड़ लिया। फिर वो पिताजी 2 गालियाँ देंगे, मारेंगे, वही रोज का दिनचर्या था। एक दिन छूटा तो दूसरे दिन वही करना है। तो उस तरह से ही बीता है, साधारण जैसे बच्चे बदमाशी करते वैसे ही करते थे, उतना ही चल रहा था। और बाकी जो एक बचपन में जो एक बोलते ना, अभी इंग्लिश वर्ड बोलते हैं कि डार्क, जो एक बैठ जाता है ना, डार्कनेस जो आता है जीवन में, वैसा डार्कनेस, एक कालापन जो मेरे जीवन में था, वो सिर्फ गरीबी थी। जो कि खासकर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना चाहता कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ तो इनको जॉब या शिक्षा वगैरह नहीं, सबका होता है। कोई भी वर्ण का आदमी हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, बच्चा हो, जब इस तरह की स्थिति होती है तो कोई भी गुरुकुल में जा सकता है। मेरा ये बहुत बड़ा कारण था गुरुकुल में जाने का कि कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ शायद, और यहीं से कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं गुरुकुल में गया। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो जब हम स्कूल जाते हैं तो एक रूटीन फिक्स होता था कि सुबह 6 बजे उठो, बैग पैक करो, टाई सॉक्स तो सब सब पहन के हमको स्कूल जाना रहता था। गुरुकुल का सिस्टम क्या होता था, क्योंकि आप पूरी तरीके से वहीं पे रहते हैं,
तो उसका सिस्टम क्या होता था वहाँ पे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हाँ, होता है? ये मुझे भी उस समय लगा था, ये आपने अच्छा पूछा कि गुरुकुल का रूटीन क्या होता है, दिनचर्या क्या होता है। कहीं न कहीं एक बचपना होने की वज़ह से मैं भी सोचता था, ये रोज़ के किट-किट से बचना अच्छा है। वहाँ जाएँगे, मस्ती से रहेंगे, कोई पूछने वाला होगा नहीं। पढ़ना है, जैसा जो भी मैंने बताया, मेरा जो माइंड में जो स्वरूप बना हुआ था कि पेड़ों के नीचे बैठना, बागों में बैठना, गाय-भैंस देखना या जो चीज़ था, सब बिंदास था। फिर फ्री, वो मेरा स्वरूप था। लेकिन गुरुकुल में जाने के बाद कुछ अलग ही निकला। काफ़ी टफ होता है। टफ होता है यानी कि दिनचर्या में अगर कोई रहने वाला बच्चा है ना, तो वास्तविकता में वो गुरुकुल के अनुरूप हो सकता है। जो दिनचर्या में रहने वाला बच्चा नहीं है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि घर में हम स्कूल अगर 10 बजे है, तो हमें माँ उठाती थी 8 बजे, यानी कि उस हिसाब से हम रेडी हो सकें। गुरुकुल का क्लास ही सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है। ओ, सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे से पहला क्लास स्टार्ट होता है। उसके बाद पूरे दिन का दिनचर्या, मैं दिनचर्या शॉर्टली आपको बता सकता हूँ, जो मेरे समय पे था। 4 बजे उठना, 5 बजे तक आप रेडी होकर के, उसके पीछे आपकी कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। सब हमको हमारा। हाँ, आपको खुद को ही खुद करना होता है। 5 बजे उठने के 4 बजे उठने के बाद 5 बजे तक आप रेडी होकर के 5 बजे डॉट आपको आपके क्लास में हाज़िर होना चाहिए। 5 बज के अगर 1 सेकंड हो जाता है, तो आपको सज़ा मिलती थी। सज़ा के भी पनिशमेंट्स, बहुत हाँ। बहुत अलग-अलग स्वरूप थे। जैसा विद्यार्थी और जैसा जितनी सर। बार वो गलतियाँ करेगा, वैसे-वैसे सज़ा बढ़ जाती थी। तो 5 बजे स्टार्ट हो जाता था, 5 बजे सुबह संध्या उपासना, जिसे हम आज के जीवन में बोल सकते हैं, उसको शब्द रूप रूप दे सकते हैं कि अपनी साधना। अगर कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के पहले स्मरण शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और गुरुकुल में बहुत बड़ा एक लिपि होता है। तो स्कूल का जो पढ़ाई का तरीका है ना, वो सीधे बोर्ड से स्टार्ट होता है। आप एडमिशन लेते हैं, पहला दिन के क्लास में पहले ही टीचर आपको बोर्ड से दिखाते हैं, बोर्ड पे लिख के बताते हैं। हमारे गुरुकुल का जो पद्धति है ना, ये कुछ उल्टा है। यानी कि गुरुकुल का सीधा है, और मैं बोलूँगा क्योंकि मैं गुरुकुल का स्टूडेंट हूँ, तो स्कूल का उल्टा है। कहीं न कहीं घूम फिर कर के बात ये आती है कि बच्चों में स्मरण शक्ति बढ़ना, वो बच्चों बचपन से डेवलप होता है। फिर जाकर के आगे वो उतनी तरक्की कर पाता है, क्योंकि बस उसके पास स्मरण शक्ति है। पहले ही रट्टा करवाएँगे, सिर्फ़ बताएँगे, दिखाएँगे तो नहीं होता है। मेरा ये मानना है। तो हमारे गुरुकुल में पहले जब आप 5 बजे का क्लास स्टार्ट करते हैं, तो 5 बजे आपकी संध्या उपासना बोलते हैं, जिसको गायत्री मंत्र जपना बोलते हैं। गायत्री मंत्र जपने के लिए आपको सिर्फ़ जप करना होता है। उससे मान्यता ऐसी है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर की कैपेसिटी, यानी कि डेवलपमेंट होता है आपके अंदर का, जो भी पंच तत्व है आपके शरीर में। वो क्या होता है, हम हमारे ऊपर कोई फ़ोकस नहीं करता स्कूल में इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन पहला क्लास हमारी खुद की डेवलपमेंट की होती है, कि आपकी स्मरण शक्ति है, आपके शरीर की शुद्धता है, आपकी एनर्जी, ऑरा जिसको बोलते हैं, ये बहुत डीप हो जाता है ऑरा वगैरह। लेकिन एक गुरुकुल या स्टूडेंट की बात करें, तो वो बहुत ही लाइट फ़ील करने लगता है। फिर वो स्टडी में ज़्यादा ध्यान दे पाता है, यानी कि उसका लोड नहीं आता स्टडी का। तो हमारी दिनचर्या 5 बजे से 6 बजे होती है, फिर 6:15 से 6:45 तक योगा होता है, 6:45 से 7 साढ़े 7 बजे तक मेडिटेशन होता था। उसके बाद जो स्टडी का स्टार्ट होता है, वो 9 बजे से होता था, यानी कि 8 साढ़े 8 तक आपका नाश्ता होता था। नाश्ता, भोजन वगैरह सारा टाइम से। जो शेड्यूल स्कूल का होता है, सेम शेड्यूल यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे स्कूल भी साथ में होता है और आपका घर भी साथ में होता है। तो फिर नाश्ता होने के बाद 9 बजे से आपका क्लास स्टार्ट होता है, कि क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। फिर गुरुजी आते हैं, गुरुजी क्लास लेते हैं, फिर उसमें अध्ययन, अभ्यास, फिर पारायण, फिर संथा आता है, आवृत्ति आता है। ये सब करते-करते 11 से 1 बजे तक चलता है। फिर 1 बजे आपको खाना, दोपहर का भोजन जो होता है, वो दिया जाता है। भोजन और नाश्ता ये भी आपको अकेले बैठ के नहीं करना होता है। ओके। ये रूल होता है हमारे यहाँ गुरुकुल में, कि आप सबके साथ में बैठेंगे। हाँ, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हमारा भोजन हमें ही बनाना होता था। ओह। उसमें भी बनाते वक़्त, अभी क्या होता है, गुरुकुल का जो मैं स्वरूप बता रहा हूँ, गुरुकुल में सिर्फ़ एक की डेवलपमेंट नहीं है। आप अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 को एक साथ डेवलप करते हैं। और तब रिजल्ट के टाइम पे बोलते हैं ना कि अरे ये कम क्यों रह गया, ये क्यों ज़्यादा रह गया, जो स्कूल में होता है।
कारण ये होता है कि उनका थोड़ा बहुत घर पे ध्यान दिया जाता है, स्कूल में कम दिया जाता है। स्कूल में अच्छा ध्यान दिया जाता है, घर पे ध्यान नहीं दे पाते माता-पिता। लेकिन यहाँ पे माता-पिता भी गुरु है और गुरु भी गुरु ही है, टीचर भी गुरु ही है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होता है बच्चों में, सब साथ में होता है। तो भोजन आपको खुद ही बनाना है, यानी कि 2 लोगों का नंबर लगेगा। आज आप खाना बनाएँगे और बाकी के 98 लोग खाना खाएँगे। खाना परोसना भी आपको है। और जब खाने बैठते हैं, तब जो हमारे घर में पहली परंपरा थी कि खाने के पहले हम एक आधा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते, फिर हम खाना खाते थे। तो खाना खाने के पहले हमें नैवेद्य दिखाना, यानी कि भगवान को अर्पण करना। जो आज मॉडर्न लोग बोलते हैं कि पहले गॉड को ऑफर करना चाहिए, ये हमारी पुरानी पद्धति में थी, लेकिन भूलते आ रहे हैं। ये गुरुकुल में पहले सिखाया जाता है। फिर एक साथ मंत्रोच्चारण वगैरह होने के बाद फिर खाना स्टार्ट करते हैं। खाना परोसने वाला वही होता है जो खाना बनाया होता है। इसका कारण ये है कि जिसने खाना बनाया है, उसका फीडबैक तुरंत जगह पे मिल जाता है। कैसा होता है, अभी हम खाना खा लेते हैं, घर से निकलते हैं, अरे उसके पास ना थोड़ा सब्जी में नमक कम था। अगर आपने कुछ गलत लगा आपको, आप जगह पे बोलेंगे मुझे दाल में यार थोड़ा नमक कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। उस जगह पे ना और 10 जन फीडबैक अपना दे सकते हैं, नहीं तेरा जीभ का स्वाद खराब हो गया, सब बराबर है। उसी में 10 लोग ने बोला कि नमक ज़्यादा लग रहा है, तो वो उस समय सबके सामने खड़े होने की वजह से अगली बार वो ध्यान रखता है कि मेरे साथ ये गलती हुई थी खाना बनाते वक़्त। जब हम किसी के घर जाते हैं, वो फीडबैक हम रोड पे देते हैं, गाड़ी में बैठते वक़्त देते हैं, घर से निकलने के बाद, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता है और उस बेचारे की बदनामी हो जाती है। हम बात कर लेते हैं उसके बारे में 2 नेगेटिव, वो होना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा शिक्षा वहाँ एक खाने से इतना छोटा-सा मिलता है कि गलती जगह पे ही सुधर जाती है। फिर साथ में गुरुजी जो होते हैं, वो भी हमारा ही खाना हमारे साथ में खाते हैं। यानी कि उन्हें ये ध्यान रहे कि बच्चे के साथ खाना जो मिल रहा है, वो मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो वो खाना दिया जाता है, दोपहर को खाना हो गया, फिर आधा घंटा, 1 घंटा फ्री छोड़ा जाता है। वो भी फ्री इसलिए नहीं कि आप खेल सको, आपको स्वाध्याय के लिए या आपके कपड़े धोने हैं। स्वाध्याय मतलब थोड़ा स्वाध्याय मतलब कि जो आपने क्लास में सीखा, पढ़ा या आपको कोई ग्रंथ पढ़ना है, आपको कोई पुस्तक पढ़नी है, आपको लाइब्रेरी में जाना है, तो आप जा कर के उस समय आप पढ़ सकते हैं। आप ज़्यादा पढ़ाकू हैं तो बहुत सब सोते भी थे, इधर-उधर घूमते भी थे या गप्पा भी मारते थे या, लेकिन उस समय फिर ये बहुत पुराने-पुराने जो लाइब्रेरी में भागवत, रामायण वगैरह होती थी, बहुत उपनिषद, काव्य वगैरह होते हैं, वो चीज़ें हम लोग पढ़ते थे। उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे। ये रूटीन होता था। ये भी जो फ्री छोड़ा जाता था, ये भी रूटीन में आता है, 1 घंटा। उसके बाद 2 बजे से क्लासेस चालू होती है। गुरुकुल में कुछ लोगों की धारणाएँ हैं कि गुरुकुल में सिर्फ़ संस्कृत या पंडित बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। हर एक वर्ण के बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। हर एक वर्ण के बच्चे पढ़ते थे और साथ ही साथ एक समय था, एक छोटा-सा इंसिडेंस था मेरे जीवन में। एक समय जब मैंने गुरुकुल से छुट्टी लेकर के मैं एक शादी के लिए गया, एक मेरी बहन का शादी था। तो शादी में जाने की वजह से मेरा बोलना वगैरह बहुत ही क्लीन था, बहुत शुद्ध हिंदी बोलता था, बहुत मतलब से बोलता था, जितना बोलना चाहिए उतना बोलता था। तो बहुत लोग मुझसे इम्प्रेस होते थे क्योंकि मैं उसी उम्र में था, फिर भी मैं नाप-तोल के बोलता था, जितना बोलना चाहिए उतना बोलता था, जितना पूछा गया उतना बोलता था। मैं ज़्यादा चुप रह कर के सुनना पसंद करता था। तो बहुत बड़े लोग मुझे उस समय गौर भी करते थे, ये मुझे बाद में समझ में आया, उस समय नहीं समझता था, बहुत छोटा था तो। लेकिन वो डेवलपमेंट मेरे अंदर था, ये मुझे बाद में समझ में आया, 1 से 2 साल में। तो कुछ जो मेरे उम्र के बच्चे थे रिलेशन में, जो रिश्तेदारी में, उन बच्चों ने एक ये रखा, अंतराक्षरी बोलते हैं, जिसको गाने का सिंगिंग का या सिंगिंग वो रखते हैं, उसे मालूम नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन ध्यान नहीं है। तो वो रखा था, तो बच्चों ने मुझे भी बुलाया। तो एक ने तुरंत कमेंट पास किया, एक बच्चे ने, जो कि काफ़ी हाई एजुकेटेड फैमिली से था और मतलब मेरे ही भाई-बहन में से कोई थे। उसने मुझे कमेंट पास किया कि अरे अविनाश को क्या गाना-वाना आएगा? वो आश्रम में पढ़ता है, जज किया। वो साधुओं की तरह रहता है, उसे ये सब चीज़ें नहीं मालूम होगी। और उस समय उसमें भी कुछ इंग्लिश वगैरह के भी चल रहे थे कि आप स्टूडेंट हैं तो कंपटीशन होता है, स्पेलिंग वगैरह बोलना, मीनिंग। तो
तो वो भी चल रहा था, तो बोले ये इंग्लिश तो और बड़ी दूर की बात है, इससे क्या आएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत लगी थी उस समय। उस समय लगा था मुझे, चोट मुझे लगा था कि मैं क्यों नहीं हूँ ऐसा। तो बाद में मुझे फिर वही वापस 2 बजे का जो क्लास स्टार्ट होता है, वापस चलता है, तो कुछ ही समय बाद हमारे गुरुकुल में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। गुरुकुल में। गुरुकुल में। इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, काफ़ी खुश हुआ कि गुरुकुल सिर्फ़ जैसा लोगों का धारणा है, जैसा मेरा था, वो कहीं न कहीं बदलना चाहिए और चेंज होना चाहिए। ऐसा हमारे गुरुजी लोगों ने इसका बदलाव लाया। इसकी वजह से आज मैं जहाँ भी हूँ, आप जैसे जानते होंगे, तो बहुत अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें मैं पारंगत नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, चाहे कंप्यूटर चलाना हो या इंग्लिश बोलना हो। तो उस समय मुझे वो बात लगी थी। आज मुझे लगता है कि उन बच्चों में आज भी गुरुकुल को लेकर के ये धारणाएँ हैं कि गुरुकुल में जाने से आदमी साधु बन जाता है या सन्यासी बन जाता है, वो शादी ही नहीं करता या उसको कुछ लिमिटेड एजुकेशन मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुकुल में जो आपको स्कूल में नहीं मिलता ना, उससे 100 गुना ज़्यादा गुरुकुल में मिलता है। आप कितने साल तक थे गुरुकुल में? मैं गुरुकुल में लगभग 8 सालों तक रहा, 6 साल तक सतत रहा, कंटिन्यू 6 साल तक वहाँ रह कर के पढ़ना होता है। बाकी 2 साल मेरे आगे की पढ़ाई के लिए मैंने बाहर से एजुकेशन स्टार्ट कर दिया था, तो मेरा जाना-आना ऐसा रहता था। तो उस समय फिर वो दोपहर का जब ये हो जाता है क्लास होने के बाद फिर हम शाम को 4 से 5 बजे तक बच्चों को खेलने का समय दिया जाता है। खेलना भी ऐसा नहीं है कि आप गुरुकुल में हैं तो आपको पर्टिकुलर कोई गेम खेलना है या शास्त्र के हिसाब से खेलना। क्रिकेट, फुटबॉल सब थे हमें, सब हम खेलते थे। वो उधर से अवेलेबल होता था या? बिल्कुल, आश्रम से ही अवेलेबल था। आपको जब चाहिए बॉल भी अवेलेबल है, विकेट भी अवेलेबल है, क्रिकेट बैट भी अवेलेबल है और मेरे गुरुकुल में तो मुझे क्रिकेट में बहुत रुचि था, तो हमें बाहर भी टूर्नामेंट के लिए लेके जाते थे। इतना सपोर्ट था, जो कि आप कंधे से कंधा मिला सकते हैं, बाहर की भी दुनिया देख सकते हैं, लेकिन शिक्षा आपको वहीं की दी जाती थी। वो सब करने के बाद वापस 5 बजे संध्या वंदन, मेडिटेशन, योगा ये सब करने के बाद फिर रात को खाना-वाना खा करके 9:30 बजे आपको सो जाना है। और फिर से 9:30 बजे के बाद अगर रूम के बाहर आप मिलते हैं, तो हमारे गुरुकुल में शिक्षा कुछ अलग थी। क्या टाइप्स का रहता था पनिशमेंट? पनिशमेंट बहुत अलग-अलग रहता था। उसमें कभी-कभी तो आपके ऊपर जब तक डंडा टूटे नहीं तब तक पिटाई बंद नहीं होती थी, अगर आप उस लेवल के स्टूडेंट हैं तो। और कभी-कभी शिक्षा ऐसी भी मिलती थी कि आपको पूरे दिन नीचे जब तक क्लास चल रहा है 1 घंटे का है तो आपको मुर्गा बनना है। कुछ दिन ऐसा रहता था कि आपको जो पाठ दिया गया है पिछले दिन, वो पूरा उस दिन याद करके आपको सुनाना पड़ेगा। वो कितने भी पेज का हो सकता है? कितना भी पेज का हो सकता है। अगर गुरुजी ने तय कर लिया कि आपको आज के आज कंप्लीट करके मुझे सुनाना ही है, आपको शिक्षा है, तो आपको वो करना ही पड़ेगा। भले ही पूरे दिन आप एक रूम में खुद को बंद कर दो। क्योंकि दूसरे दिन शायद शिक्षा और बढ़ सकती है, पनिशमेंट और बढ़ सकता है। कुछ-कुछ शिक्षा ऐसे थी कि कभी-कभी समझो कुछ खाना बना हुआ है, खाना बना है तो जितने खाना बनने के जो बर्तन होती थी बड़ी-बड़ी, वो आपको भूखे रहना है और आपको पूरा बर्तन माँजना, धोना है। अब खाना आपको मिलेगा नहीं। उससे ये होता था कि दूसरे दिन वो बच्चा बिल्कुल सतर्क हो जाता था। गलती मुझे करने से खाना नहीं मिलेगा और मेरे सामने ही 100 बच्चे खा रहे होंगे और मैं अकेला बर्तन धो रहा हूँ। जब हम लोग कुछ चीजें नोटिस करते हैं कि स्कूल में जो हमारा सब्जेक्ट पैटर्न रहता है, ओके, तो गुरुकुल का सब्जेक्ट पैटर्न क्या रहता है? सिलेबस बोल गुरुकुल सकते का हैं। सब्जेक्ट पैटर्न रहता है संस्कार। वाह। सबसे बड़ी बात है, छोटा सुनने में लगता है संस्कार, ये सिलेबस में तो कहीं नहीं आता। लेकिन जब तक कैसा होता है, सबसे बड़ी बात गुरुकुल का जो नाम है ना गुरुकुल, ये कहीं न कहीं आप अपने माता-पिता या अपने कुल को छोड़ने के बाद जब गुरु के कुल में आते हैं ना, यानी कि गुरु का घर, आप अपने घर को छोड़ने के बाद गुरु के घर में आते हैं, तो गुरु का कर्तव्य होता है कि आपको पहले संस्कार देना। क्योंकि कहीं न कहीं जिस संस्कार से हमें पहचाना जाता है, वहाँ हमारे माता-पिता का नाम आता है कि माता-पिता ने क्या संस्कार दिए हैं। तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है संस्कार, उसके बाद बाकी चीज़ें जो जीवन में दैनंदिनी आपकी शिक्षा है, अभ्यास है, जो आपको कराई नहीं जानी चाहिए, वो करवाते हैं। तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट मेरे उसमें है कि संस्कार ही होते हैं, जो गुरुकुल में बहुत अलग मिलते हैं, जो दिया जाता है।
और आपको क्या क्या सिखाया जाता है गुरुकुल में? मतलब मेडिटेशन हो गया, उसके बाद आपने जो कुछ भी बोला, एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा सिखाया जाता है जो मतलब हम लोग रेगुलर लाइफ से कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें हैं और उस समय हमें ही नहीं पता लगता कि हम क्या-क्या करने लगे हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर के बच्चों से मिलते हैं, तब हम एक-दूसरे को कंपेयर कर पाते हैं कि यार मैं बहुत कुछ आगे निकल चुका हूँ। एक बेसिक जब संस्कृत ही सिर्फ पढ़ाया जाता है, तो हमारे स्कूलीय पद्धति में संस्कृत सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा और मुझे इसका खेद है कि हम सनातनी होते हुए, हम भारतीय होते हुए, हमारी संस्कृति संस्कृत है, भाषा संस्कृत है, हिंदी है, इसे बहुत पीछे रखा गया है। स्कूलीय पद्धति में जो पैटर्न है, उसमें बहुत पीछे रखा गया है। मुझे लगता है कि जो स्कूल में 9th 10th में मतलब 9वीं 10वीं में जो संस्कृत चलता है, वो गुरुकुल में पहले ईयर में बच्चों को कंप्लीट कर दिया जाता है। अगर दूसरे साल में अगर वो बच्चा है तो 9 10th के बच्चे को पूरी संस्कृत वो पढ़ा सकता है। ये डिफरेंस है और वहाँ पे ऐसा अलग पैटर्न जो मिलता है या उसे एक नाम दे सकते हैं कि बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए जो अलग तरीका दिया जाता है, वो पूरी तरह से स्मरण शक्ति पे ही है। हमारी पूरी परीक्षा ओरल होती है और ये सरकार मान्यता प्राप्त है। ये शिक्षा होती है। अब हमें क्वेश्चन आंसर भी ओरली होते हैं, हमें क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं। कुछ समझो कुछ पैराग्राफ है उसे कंप्लीट करना है तो हमारे ऊपर सामने जो परीक्षक थे, जो परीक्षा लेते हैं, वो यहाँ से 1 लाइन स्टार्ट करते हैं, आगे के 10 लाइन या 12 लाइन जब तक सामने नहीं बोलते तब तक आपको बोलते जाना है। यानी कि अगर आपने गलती की बोलने में या भूल गए तो आप सीधे बाहर आ जाते हैं परीक्षा हॉल से। 3 गलतियाँ माफ़ होती तो कितना प्रेशर होता है। आज बोलते बच्चे कि बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। हालाँकि उनको रट्टा मार के जाना है, याद करके जाना है, लिखना है। कुछ भूल गए लेकिन क्वेश्चन आंसर कुछ मिलता-जुलता है तो लगभग-लगभग ओके होता है। हमारा ऐसा नहीं है। हमारे लाइन में अगर 1 लाइन भी भूल गए या 1 वर्ड भी भूल गए तो वो गलती में मानी जाती है। ये परीक्षा का तरीका है। ये पूरी तरह से अलग है। स्कूल को जब हम कंपेयर करते हैं गुरुकुल से तो। दूसरा इसमें ना मैं कुछ समय तक एक ब्लाइंड रीडिंग सीख रहा था। आज ब्लाइंड रीडिंग को साइंस में बहुत सारा नाम दे दिया है। कुछ लोगों ने उस शिक्षा को हायर करके इंस्टीट्यूट बन चुके मैंने बहुत सारे देखे हैं। कुछ हमारे संत लोग हैं जो इस शिक्षा को आज भी बना करके रखा है उन्होंने। बहुत सारी मतलब संस्थाएँ हैं जो इसकी शिक्षा दे रही है। इस शिक्षा के पीछे ऐसा कुछ भी तंत्र मंत्र नहीं होता है। मैं एक समय ब्लाइंड रीडिंग करता था। ब्लाइंड रीडिंग एक बार ब्लाइंड रीडिंग यानी कि आंखों पर पट्टी बांध करके किसी भी चीज को देखना। ये सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि आंखें बंद है तो तीसरा नेत्र खुल जाता है और हम देखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उसका क्लियर मुझे जो समझ में आया वो यही समझ में आया कि उसके पीछे मंत्र नहीं होता, उसका एक प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है। प्रैक्टिस का सबसे बड़ा जो तरीका होता है, आपके अंदर की रूट पैटर्न्स को खत्म करना, ब्रेक डाउन करना। रूट पैटर्न्स जो नेगेटिव होते हैं, यानी कि जब बचपन में कभी हमें ये डराया जाए कि खाना खा ले नहीं तो ऊपर से छत से फेंक दूंगी, जैसा खाना खा ले नहीं तो भूत आ जाएगा, खाना खा ले नहीं तो बिल्ली आ जाएगा, वो जब हम बड़े होते हैं तब भी हमें खाना तो हम खाते हैं समय से, लेकिन वो भूत जो है ना वो दिमाग में बैठ जाता है कि होता है ऐसा। बिल्ली जो है वो काट लेगा या कुत्ता जो है वो काट लेगा, ये डर बैठ जाता है। तो ये जो पैटर्न है ना ये बहुत नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं। ये हम बचपन में नहीं ध्यान दे पाते या माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। इस तरह की चीजें हो गई। दूसरी, हमारे बोलने में जो शास्त्रों में भी बोला गया, मनसा वाचा कर्मणा, जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे और वैसा ही करोगे। तो वो जो पैटर्न है ये हमें चेंज किया जाता है। पहले आपको सोचने की तरीके भी वहाँ पे अलग दिए जाते हैं। आप ऐसा सोचो, ऐसा स्मरण करो, ऐसा ध्यान करो। अगर पूरे दिन बच्चा सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ध्यान दे रहा है या मेडिटेशन योगा ही कर रहा है तो गलत नहीं सोचेगा। फिर बोलने में भी हमारे शब्दों पे बहुत ध्यान दिया जाता था। अगर हमने गलती से कोई अब्यूज वर्ड यूज किया, हमें डंडा पड़ जाता था। हम घर में यूजुअली
आजकल के जनरेशन में बच्चे बोल जाते हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं देता, बट उसका मीनिंग बहुत अलग होता है, गलत होता है। आपके वर्ड से निकला, यानी कि सौरमंडल में, यानी कि गैलेक्सी में ये घूमता रहता है वर्ड्स, जो भी आपने सुना होगा, या अभी तो लोगों को ये पता है कि हम जो बोलते हैं वो घूमता है, राइट, ब्रह्मांड में होता है। तो हमें शब्द भी ऐसे बताए जाते थे, ऐसा बोलना सिखाया जाता था कि हम बोले भी तो पॉजिटिव बोले। कर्म जो कि दिन भर में हमसे जो करवाया जाता था वो भी पॉजिटिव करवाया जाता था। तो ये एक बेसिक तरीका था हमें उसमें लेके जाने का। उसको एक क्लिनजिंग बोल सकते हैं, बॉडी क्लिनजिंग, या आपकी जो ऊर्जाएं हैं, पंचतत्व आपके शरीर के अंदर की है। तो जब ब्लाइंड रीडिंग करते हैं तो इस अभ्यास की वजह से, ये दिनचर्या की वजह से, ये गुरुकुलीय दिनचर्या की वजह से हमें 50% बहुत आसान हो जाता है। तो हमें आंखों पे पट्टी बांधना है, पट्टी बांधने के बाद धीरे धीरे ना अपने आप ही वो विजुअलाइज होता है, जिसे आप एक भाषा में बोल सकते हैं कि जो है वो दिखता है, या जो बोलते हैं ना कि मेरी आंखों से अगर मैंने आपको देखा, तो मेरा माइंड पहले रीड करता है, फिर मेरा मुंह से बोलता है कि आर्यन है आप जी, राइट। वैसा ही तरीका है ब्लाइंड रीडिंग में, कि कहीं ना कहीं जब मैंने आंखें बंद की है तो दिखने की जो ताकत है, या अनुभव करने का जो ताकत है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो उस समय हम बोलते हैं कि ये आर्यन है। माइंड मेरा बोलता है मुझे आर्यन है, तो मैं आर्यन बोलता हूँ उससे। अभी नॉर्मल जीवन में जब ऐसा हो कि कोई आपके, मैंने आंखें बंद की है, कोई आपके सामने खड़ा है, तो माइंड बोलता है एक बार आर्यन है, एक बार बोलता है कोई और है, फिर बोलता है नहीं नहीं आर्यन ही है। ये कब होता है? जब हम कंफ्यूज होते हैं, यानी कि हम क्लियर नहीं होते खुद के साथ पॉजिटिव नहीं होते। हमारा जो अंदर का जो किंतु परंतु या ये सब चीज़ें है ना, वो इतनी भरी होती है कि हम क्लियर ही नहीं हो पाते, तो वो ब्लाइंड रीडिंग नहीं हो सकता। इसमें हम इतने क्लियर हो जाते हैं कि अपने आप ही वो चीज़ें निकलने लगती है। तो स्टडी का तरीका है, मैंने इतना क्लियर किया, लेकिन इतना आसान नहीं, ये अभ्यास से हो पाता है। ब्लाइंड रीडिंग हो गया, पेड़ पौधों से बात करना, मतलब पेड़ पौधों से बात करना, यानी कि पेड़ हमसे बात नहीं करते, उसका एक साइन होता है। जैसे कि हमें एक गुलाब का पौधा दिया जाता था, रोज का जो प्लांट होता है वो दिया जाता था। रोज में ऑब्वियसली कांटे होते हैं, तो वो दिया जाता है। उसे देने के बाद आपको एक टाइप ऑफ एसे या फिर टाइप ऑफ एक स्टोरी आपको लिखने के लिए दिया जाता है। लिखने में आपको जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, आपको मैं सहानुभूति दूं, आपको मैं ऐसा बात करूं कि आप मुझसे फ्रेंडली हो जाए, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं। वो वर्ड्स हमें रोज उनके साथ बैठना है, उनका देखभाल करना है, पानी डालना है, फिर उन वर्ड में उनके साथ बात करना होता है। प्लांट्स के साथ बात करना होता है, प्लांट के साथ सिर्फ आपको बड़बड़ करना है। ये स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि बड़बड़ करना है, फिर वास्तविकता में उनके साथ ये बात करना होता है कि आप कैसे हैं, आज का दिन कैसा गया आपका, आप अच्छे हैं, आपके पत्तों को कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आपको खाद बढ़िया मिल रहा है, मतलब पोषण बढ़िया मिल रहा है क्या, मैं बढ़िया से दे पा रहा हूँ क्या, आप बहुत सुंदर दिख रही हैं, आपके पत्ते बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे हैं, आपको देखने के बाद मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है, आपको देखने के बाद मैं बहुत ही सकारात्मक हो जाता हूँ, मेरा दिन प्रसन्न हो जाता है, आप बहुत अच्छे हैं। ये जो वर्ड्स हैं, ऐसा बहुत ही डीप होता था शब्द। ये बोलने की वजह से ना एक लगभग जितना आपकी तरीके हैं बोलने के, उस पे डिपेंड होता था आपके उस पे। तो धीरे धीरे ना उस पेड़ के कांटे झड़ने लगते हैं। पहले वो सूखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो निकलने लगते हैं। जैसे कि कोई पेड़ का एक अंग, एक जो टहनी है वो सूख गया, तो अपने आप ही कैसे कुछ समय बाद वो खराब होने की वजह से टूट जाता है, थोड़ा पकड़ा तो निकल जाता है। तो वैसे ही वो कांटे सूखते हैं और सूख करके निकल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा साइन होता है हमारे लिए था कि हम पौधे से बात करते थे, और उसे प्रोटेक्ट करना होता है, उसका टहनी नहीं तोड़ना होता था, हमें फूल नहीं तोड़ना होता था, यानी कि उसमें भी जीव है। सबसे बड़ा साइंस ये बोलता है कि पेड़ पौधों में भी जीव है, मेरे अंदर भी जीव है। मुझे भगवान ने मुंह दिया है तो मैं बोल सकता हूँ, उसके अंदर मुंह नहीं है, उसके अंदर खूबसूरती है, सुंदरता है, तो अच्छा सा फूल देता है। तो यानी कि वो मेरी बात सुन तो सकता है। तो वो बहुत बड़ा साइन था, कांटे झड़ जाते थे। धीरे धीरे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होने के बाद बच्चों को बॉडी स्कैनिंग सिखाई जाती है। बॉडी हम आंखों पे पट्टी बांध करके पकड़म पकड़ाई खेलते थे।
इतना इम्प्रूवमेंट था। आंखों पे पट्टी बांध आंखों पे पट्टी बांध करके हम एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई खेलते थे, पकड़ लेते थे। पकड़ लेते थे और बिंदास जैसे खुली आंखों से खेल सकते हैं वैसे बंद आंखों से खेलते थे। इतना हैबिचुअल हो गया था वो, पार्ट ऑफ लाइफ हो गया था, बहुत इजी हो गया था। आपके थैले में कुछ रखा हुआ है सामान, उस पे मैं सडनली बोल सकता हूँ कि आपके थैले में ये सामान है, आप मुझे दिखाओ। इतना तक स्कैनिंग स्टार्ट हो गया था मेरा। जस्ट बॉडी स्कैनिंग स्टार्ट हुआ था और उस समय फिर मेरा अध्ययन वहाँ से छूट गया था। कुछ समय के लिए मैं उस अध्ययन में था। आपने जब गुरुकुल का एजुकेशन छोड़ा या आपका खत्म हो गया था? खत्म हो गया था। Okay. आगे की पढ़ाई के लिए हमें हाँ। बाहर जाना होता तो है। उसके बाद आपने क्या किया? मतलब जब आप वापिस से बोलते ना एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ में से फिर से वो कंफर्ट जोन में आ गए, ऐसा कह सकते हैं कि घर वाले रूटीन में या फिर ये सब रोल्स में, कि आज आप किसी के बेटे हो, आज आप किसी के हस्बैंड हैं, सब। तो उस रोल में आने के बाद आपके लाइफ में चेंजेस हुए? गुरुकुल छोड़ने के बाद वास्तविकता में पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। जो जीवन में लगता था कि कब गुरुकुल से निकलेंगे, कब गुरुकुल से निकलेंगे, हमें लगता था कि यार अब हो गया पढ़ाई। अब गुरुकुल में पढ़ने का जो एक्साइटमेंट था, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो शायद अहम होगा कि मैं तो अभी अच्छा खासा पढ़ चुका हूँ, क्योंकि नो डाउट 6-8 साल में जिसे जितना बनना चाहिए वो पूरी तरह से उसे बना दिया जाता है। लेकिन वो इसलिए बनाया जाता है कि वास्तविक जो आगे की परीक्षा है वो तब स्टार्ट होती है हमारे जीवन में। तो सिर्फ उसमें हेल्पफुल इतना ही होता है कि जो हम 6-8 सालों में सीखते हैं वो हमारे आगे के जीवन में बड़ा ही हेल्प करता है। जैसे कि आज के जीवन में जब आपको स्टडी के लिए अब्रॉड जाना हो या बाहर राज्य में जाना हो, बाहर जगह पे जाना, तो आजकल के स्कूल के बच्चों को बहुत टफ हो जाता है। माता पिता को टेंशन होता है, हमारे गुरु लोगों को टेंशन ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उनको पता था कि ये जहाँ भी जाएगा ये आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर इतनी मेहनत की होती है, हमारे ऊपर इतनी मेहनत की होती है कि हम पूरी तरह से सक्षम होते हैं। लेकिन हाँ, आगे का जीवन हमें तय करना होता है कि हमें किस मार्ग में हमारा जीवन लेके जाना है। सिर्फ कॉन्फिडेंस इतना ही होता है कि हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। क्योंकि गलत जितना करना था उस समय बहुत पीटे गए तो गलत रास्ते में जाने का सवाल ही नहीं होता। संस्कार, जो मैंने बड़ी बात बताई कि बच्चा कहीं से भी हो, कोई से भी गांव से हो, कोई से भी संस्कार से आया हो, लेकिन वहाँ पे 6-8 सालों में गुरु के घर में वो संस्कार अलग ही मिलते हैं, तो बहुत ही अलग हो जाता है। फिर जब गुरुकुल से निकला तो वास्तविकता में जो स्ट्रगल लाइफ बोलते हैं कि कमाना या आगे पढ़ाई करना, तो मैंने बहुत बड़ी बात ये थी कि मुझसे खुद ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, और उसे मैंने लगभग 5 सालों तक बाहर की पढ़ाई मैंने कंटिन्यू रखी, खुद के कमाई से, खुद के खर्चे से या खुद के स्ट्रगल से। उसके साथ साथ फिर हमारा जो अभ्यास समय स्टार्ट होता है, प्रैक्टिकल लाइफ, कि आपको, अगर समझिए मैं प्रोफेशनल योगा टीचर हूँ, मतलब अभी लोग पूछते हैं कि आप संस्कृत पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, आप योगा टीचर कैसे बन गए? तो वो भी ऑलरेडी हमें 1-1 घंटा रोज सिखाया जाता है, 365 दिन वही करवाया जाता है, तो हमें अलग सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। आजकल के बच्चों को स्पेशल वो क्लास दिया जाता है, वेट ज़्यादा बढ़ गया या उसका फोकस नहीं है पेपर में, हमें वो दिनचर्या में ही दिया जाता है। सिर्फ हमें डिग्री लेनी होती है, हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं, तो वो वहाँ से संस्कार में वो मिल चुके होते हैं। तो मुझे जब स्टार्ट होना था तो मैं एक जगह इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया फर्स्ट, जब मैं निकला तो, क्योंकि मेरे लिए भी स्ट्रगल ही लाइफ था, खुद से कमाना है, फिर पढ़ाई करना है, या जो भी चीज़ें, बहुत सारी जवाबदारियाँ आ जाती हैं बड़े होने के बाद। घर पे भी आप 6-8 सालों से बाहर हैं, माता पिता की भी अपेक्षाएं रहती है। तो फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने गया था, तो मेरे अंदर की जो स्ट्रगल है या मैंने जो इन्वेस्ट किया खुद के ऊपर या मेरे ऊपर मेरे गुरु ने इन्वेस्ट किया, वो मुझे समझ में तब आया बहुत ज़्यादा, कि जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे इंटरव्यू में बोला गया, बहुत सारी फॉर्म्स थी, वो फॉर्म फिलअप करना है, ये वो तरीके तो बहुत डीप थे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत आसान था मेरे हिसाब से। लेकिन बाकी मेरे साथ वाले जो जिनको दिया गया था, कॉमन ही था कि भरना है उसे फॉर्म को, तो फॉर्म में कुछ ऐसे ऐसे शब्द थे कि आपको वो बहुत टफ जाता था। बाकी के स्कूलिया बच्चों जो इंस्टीट्यूट में योगा टीचर बनने आए थे या ट्रेनिंग के लिए आए थे, उनके लिए काफ़ी टफ था। मैंने देखा बहुत साधारण सवाल थे, आपको रंग कौन सा पसंद है, आपको खेल कौन सा पसंद है, आप कितने देर शांत बैठ सकते हैं। तो ये इतना मुझे जोड़ने घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी,
मैं सीधे-सीधे वो लिखता गया, फॉर्म दे दिया, हो गया। सबसे पहले मैंने फॉर्म भर के दे दिया इंटरव्यू में। तो सामने वाले इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने भी पूछा कि आपने भरा ना पूरी तरह से? बोले, "यस सर, भरा मैंने।" फिर प्रैक्टिकल जब बात आई कि आपको फिज़िकली कुछ आसन करके दिखाने हैं या कुछ आपको आता है क्या? आपको मालूम है क्या? मैंने बोला, "हाँ, मुझे पता है। मैं हठ योग तक जानता हूँ।" यानी कि फिज़िकली आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं जो आसन बोलेंगे वो मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, "आप अपने मन से कुछ करो।" तो ऐसे मेरे साथ 3-4 लोग खड़े हुए। तो 3-4 लोगों को अपना-अपना दिखाना था। तो मैंने स्टार्ट ही किया कुछ वृश्चिक आसन से, वृश्चिक आसन। बिच्छू आसन। ओके। थोड़ा बता सकते हैं इसका? यानी कि आपके हाथों पे खड़ा होना है, जैसे कि शीर्षासन में आप सर पे खड़े होते हैं, वैसे आपको पंजों पे खड़ा होना है और पैर ऊपर होता है और पैर आपके सर में उल्टा टच होना होता है। ओके। तो उसे बोलते हैं वृश्चिक आसन। तो वो किया, फिर मैंने मयूरासन किया, जिसको मोर आसन बोलते हैं जिस तरह से। तो वो अपनी कोहनियों को पेट में लगा करके पंजों पे खड़ा होता है, पूरी बॉडी स्ट्रेट रखनी होती है, बैलेंस। तो वो 2 आसन करते ही इंटरव्यू लेने वाले ने बोला कि ठीक है, आप बस सिलेक्ट हो गए। तो मुझे लगा कि जो मेरे साथ 5 बच्चे कर रहे थे, वो ऐसा कुछ सूर्य नमस्कार कर रहे थे। नो डाउट सूर्य नमस्कार बड़ी चीज़ है, बड़ा आसन आता है। लेकिन उनको प्रभावित करने में कोई एक पैर पे खड़ा हो रहा है तो 2 बार गिर रहा है। कोई एक पैर पे पर्वतासन मतलब ऐसा स्ट्रेट खड़ा हो रहा है तो गिर रहा है। तो मुझे लगा कि यार मेरे जीवन में अपने आप ही आ गया। मैंने इसके लिए स्पेशल कोई कोर्स नहीं किया है। मेरे पढ़ाई के साथ-साथ ये था और मैं चाहा तो मैं बाद में योगा टीचर बन गया। उस इंस्टीट्यूट में मैं नंबर 1 योगा टीचर में मैं गिना गया 1 साल के अंदर ही। हालाँकि मेरे साथ जो योगा टीचर थे, वो लगभग 10-10 सालों से थे। ओके। लेकिन जब कुछ प्रैक्टिस दिखानी है, कुछ आसन में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मैं पहले नंबर पे आता था। हालाँकि उसमें मैंने बाहर की दुनिया में इस तरह की कोई प्रैक्टिस, कोई अभ्यास नहीं किया था, कोई पढ़ाई नहीं की थी। ओके। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, बहुत ही बड़ा सरप्राइज था कि क्या डेवलप होता है, क्या बदलता है मेरे जीवन में। फिर कुछ समय बाद स्ट्रगल होता है, सबका अपना-अपना जीवन है। कुछ समय बाद मैं आयुर्वेद में इंटरेस्ट आया, आयुर्वेद सीखने गया। आयुर्वेद सीखने के समय में बहुत सारे शास्त्रों का, श्लोकों का है आयुर्वेद में पढ़ा हुआ। उस हिसाब से कुछ दवाइयाँ हैं, दवाइयों के नाम हैं। तो नाम पढ़ते ही मुझे ये अपने आप ही समझ में आने लगा कि ये किस बीमारी पे जा सकता है। बहुत सारा अपने आप ही स्कैनिंग होने लगा। मैंने कभी तो पढ़ा होगा, पढ़ा था, उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो मैं प्रैक्टिकल जीवन में आया तो बहुत सारी दवाइयाँ मेरे लिए ईज़ी था, जो कि कोई भी दूसरे स्टूडेंट को अगर फार्मासिस्ट बनाया जाए तो 4 बार अगर कोई दवा का नाम लिखा है, उसको पढ़ने में तकलीफ होती है, कि नाम क्या लिखा हुआ है, फिर वो किस दवाइयों में देनी चाहिए, कैसे देना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ईज़ी था। बाय डिग्री तो नहीं, लेकिन बाय नॉलेज, बाय एक्सपीरियंस मैं मैक्सिमम छोटे-मोटे बीमारियाँ हो या बड़ी भी बीमारी हो, तो उस पे मैं खुद भी आयुर्वेद के अनुसार, जड़ी-बूटियों के अनुसार मैं दवाइयाँ बना करके दे सकता हूँ। इतना नॉलेज मुझे प्रैक्टिस करके हो गया। ओके। उसमें हेल्प यही मिला कि मुझे पहले उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया गया था, जो गुरुकुल में पढ़ाया गया था। उसी समय में पढ़ाया गया था, लेकिन मैं जब बाहर निकला, मैं अच्छे खासे पोस्ट पे गया, अच्छे खासे मैं पूरी तरह से आयुर्वेद मेडिकल सँभालता था मैं। जो आयुर्वेद के अनुसार मैंने बहुत सारी दवाइयाँ मैं खुद भी दे सकता हूँ, कोई घर पे कुछ तकलीफ़ें होती हैं तो आयुर्वेद में कौन-सा काढ़ा देना चाहिए, कौन-सी जड़ी-बूटी से क्या बीमारी ख़त्म हो सकती है, वो सभी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, दे सकता हूँ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट था मेरे अंदर, बदलाव था। फिर ऐसा करते-करते फिर आज एक सही जगह पे, सही मुकाम पे हूँ, अच्छा खासा मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा जीवन में जी रहा हूँ, मेरे जीवन का। तो स्ट्रगल था, लेकिन उतना टफ नहीं था जो लोग बहुत सारी स्टोरी बनाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रगल था वो उधर ही था, लेकिन जीवन शुरुआत उस होता है। स्ट्रगल से आपने कुछ सीखा और आज वो आपको काम आ रहा है आपके लाइफ में। रोज सीखता हूँ स्ट्रगल से। जो आज के स्ट्रगल में जो बदलाव है ना मैं मुझ में और मुझे लगता है मेरे सामने वालों में, वो एक पेशेंस का है, धैर्य का है, जो मुझे गुरुकुल से मिला कि जब मुझे खाना 1 बजे मिलने वाला है तो 1 बजे ही मिलेगा। घर पे भूख लगी 2 मिनट में खाना मिलेगा। घर पे भूख लगी
हम कुछ बना के खा सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, कुछ मम्मी को बोला तो मम्मी दे सकती है। लेकिन गुरुकुल में धैर्य लगता था। अगर भूख 11 बजे लग जाती है तो खाना आपको 1 बजे मिलेगा, वो धैर्य भी लगता था। और भूख के आगे धैर्य नहीं होता। तो एक एग्जाम्पल है कि वो चीज़ें बहुत बड़ी थी जो गुरुकुल से मिलने के बाद मुझे धैर्य था, और धैर्य के साथ साथ मैंने ये सब चीज़ें अचीव किया, हो रहा है और जी रहा हूँ। जैसा कि आपने पॉडकास्ट के एकदम स्टार्ट में हमें बताया था कि गुरुकुल के अंदर कुछ बदमाश बच्चे भी होते हैं, तो आपने तो ये क्लियर कर दिया कि आप बदमाश बच्चों में से थे, लेकिन कोई ऐसा स्टोरी है या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें उन लोगों का भी पॉइंट हाईलाइट हुआ है गुरुकुल में? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चों का इस तरह का बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल जीवन में हर एक घर में होता है ना, वैसा ही गुरुकुल में भी होता है। और हमारे गुरु को इसलिए हम सम्मान देते हैं जीवन भर कि वो हमें संभालते हैं और हर बच्चों को संभालते हैं। उनका क्या लेवल होता है, क्योंकि एक माँ बाप एक बच्चे को संभालता है, वहाँ गुरु खुद एक अकेला गुरु 100 बच्चों को संभालता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और वो गुरु में वो काबिलियत होती है, इसलिए वो गुरु कहलाता है। और मैं मेरे गुरु को हमेशा उतना ही सम्मान से देखता हूँ। इस तरह का एक इंसिडेंस मैं बताना चाहूँगा जो बहुत ही मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव था, बहुत बड़ा वो इंसिडेंस इंस्पिरेशन था। लेकिन इसमें अगर आपको जानना है कि बदमाश बच्चे क्या करते हैं, तो ये मैं बता सकता हूँ कि एक समय ऐसा हुआ था कि हम मेडिटेशन के लिए थे, क्लास था मेडिटेशन का, मेडिटेशन में जाने वाले। तो ठंडी का समय था, तो कैसा रहता है, ठंडी के समय में दिन जल्दी नहीं खुलते। सुबह 6 बजे बहुत अंधेरा होता है, लाइट वाइट लगे रहते हैं। उस समय सुबह सुबह लाइट चली गई। लाइट जाने की वजह से सब क्लास में प्रेजेंट हैं, ये तय हो गया था। लेकिन उस समय क्या होता है, कुछ बच्चों को नींद आ रही होती है तो कोई कहीं छुप करके सोने की कोशिश करता है, कोई कुछ करता है, कोई मेडिटेशन में ही होता है। तो हाजिरी लग गई। हाजिरी लगने के बाद उसके बाद हमारा मेडिटेशन वगैरह हो गया, सब हो गया। हम जब नाश्ते के समय गए, जब हम पारायण के समय गए, तब हमें ये लगा कि कुछ 2 बच्चे नहीं हैं। तो हाँ, नहीं है, ये मॉनिटर ने देखा, मॉनिटर ने गौर किया, लेकिन बाकी बच्चों का उसमें कोई लेना देना नहीं। वो उनको उनके रूटीन से चलना है, कौन नहीं है कौन है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं। ये हमें मालूम पड़ा कि 2 बच्चे नहीं हैं उस बैच में। तो नाश्ते का जब समय हुआ, नाश्ते के बाद क्लास का समय होने आया, तब तक भी वो 2 बच्चे नहीं दिखे। बाद में ये हुआ कि अभी क्लास में गुरुजी आए, हमने बोला गुरुजी 2 बच्चे नहीं हैं, ये कहाँ है, ढूंढा जाए। ढूंढने में आप पूरा आश्रम छान मारा, 4 माले का आश्रम था। आश्रम की सुंदरता भी थी। पहले दूसरे माले पे ये रहते थे, वृद्धाश्रम थे। वहाँ पे संस्कार में ये भी आता है कि हमें खाना खाने से पहले हमें वृद्धों को खाना खिलाना होता था। उनको खाना प्रॉपरली उनके रूम में जा कर के परोसना, खाना खाना। 11 बजे का उनका टाइमिंग था और 1 बजे फिर हमारा खाना होता था। तो वो भी एक बहुत बड़ा संस्कार था कि माता-पिता या पूर्वजों का कैसे आदर करना है। हमें स्ट्रिक्ट रूल थे कि हम बहुत ही आदरपूर्वक उनसे हम पेश आएँगे। ओके। और अगर हमारी तरफ से, अगर बच्चों की तरफ से खाना परोसते वक़्त अगर कुछ उद्दंडता या कुछ भी बदमाशी दिखी, तो सीधे हमें कंप्लेन, हमारी कंप्लेन गुरु लोगों को जा सकती है। ओके। और ये सीधा हम पे हमें शिक्षा मिलता था इसका। तो वो समय हुआ, तो समय होने के बाद 2 बच्चे नहीं है, 2 बच्चों को ढूँढा गया, ढूँढने में कहीं नहीं मिल रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि वो 2 बच्चे बदमाश थे ही। उस अनुसार गुरुजी ने बोला कुछ बड़े-बड़े बच्चों को कि आप लोग आस-पास के एरिया में ढूँढने जाओ, मार्केट तक जाओ, बाहर मार्केट में गए होंगे या इधर-उधर गए होंगे, तो उधर ढूँढने गए। ढूँढने की वजह से उधर भी नहीं मिले। फिर वापस आए, फिर वापस उनको और थोड़ा लंबा भेजा गया, कहीं नहीं मिल रहे थे। तब ये क्लियर हुआ कि बच्चे आश्रम से भाग गए हैं। ओके। सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी-किसी को आश्रम में रहना पसंद ही नहीं आता, और बदमाश बच्चे तो उनको पसंद ही नहीं है, इसलिए तो बदमाशी कर रहे हैं। तो ये तय हुआ, फिर सभी जगह ढूँढा गया। सभी जगह ढूँढने में अ, ढूँढते-ढूँढते मतलब मिले ही नहीं। लास्ट में हमें जो करना चाहिए, गुरुजी लोगों ने पुलिस कंप्लेन की। पुलिस कंप्लेन करने के बाद लगभग 24 घंटे तक ढूँढते रहे, कुछ हुआ नहीं। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि
हमारे गुरुजी ने और एक मामा थे, उन्होंने क्लियर किया कि आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करो। हालाँकि मतलब हमें लगा नहीं कि क्यों करना है, हम भी उत्सुक थे कि बच्चे गए कहाँ और हम ज़्यादा तकलीफ में ना आ जाए, हम ज़्यादा घबराए नहीं, इसलिए हमें ये बता दिया गया कि आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये हमें लगा कैसा इसलिए कर रहे हैं, हमें एक रूम में रख दिया गया और ये सब स्टार्ट करने के लिए। तो गुरुजी ने बोला कि जब तक 108 पाठ होता नहीं है तब तक आप लोग उठेंगे नहीं, ब्रेक वगैरह दिया जाएगा फ्रेश वगैरह होने के लिए, लेकिन आपको रूम से बाहर नहीं जाना है। तो हम बैठ गए करने के लिए बैठ गए। हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू लगभग 170-100 बच्चे होंगे और कंटिन्यू पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते दूसरे दिन का कहानी है। पाठ करते करते ये मालूम पड़ा कि 2 बच्चे वो ऑफिस में आए हैं। हाँ, अभी हमें सुनने के बाद ये लगा तो हम सोचे कि अभी पाठ छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं सकते थे, हमें स्ट्रिक्ट बोला गया था। तो हमने कंप्लीट किया, हम गए, उन्हें मिले। बाद में स्टोरी ऐसा सुनने को मिला कि वो उनकी बदमाशी होगी, मुझे तो नहीं लगा कि उनको कुछ आदेश आया और वो लोग मेडिटेशन के लिए निकल गए। उन्होंने बाद में पता लगा कि लेटर भी कुछ लिखा था कि हम 12 साल के लिए हम वन में जाएंगे, एकांतवास में जाएंगे और मेडिटेशन वगैरह करेंगे। हालांकि मुझे लगा कि उन्होंने उसका स्वरूप बनाया बचने के लिए। तो और उसमें ऐसा हुआ कि अभी एक पार्ट आता है कि वो कैसे आए, उसमें हम पाठ कर रहे थे। पाठ करने का जो ताकत था, हमें गुरु ने बताया कि हनुमान चालीसा इतना बड़ा पाठ है कि जो 100 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासु कोई। ये जो शब्द है कि जो भी व्यक्ति 100 यानी कि 100 बार पाठ करेगा वो किसी भी चीज़ों से मुक्त हो सकता है, किसी भी समस्या से दूर हो सकता है। ये सिर्फ अर्थ मुझे बचपन से आज भी मालूम है और उसी बेस पे मैं भी आज हनुमान चालीसा रोज पाठ करता हूँ। ये जो मेरे अंदर अट्रैक्शन आया, ये जो प्रभावित हुआ, मैं ये शब्द से प्रभावित हुआ, तो ये इसी विश्वास के साथ कर रहा था कि अगर आप 100 पाठ करोगे तो ये दोनों बच्चे आ जाएंगे। ओके, उस समय मजाक लगा था, या हो सकता है क्या, वास्तविकता में प्रभावित हुआ था। तो कर रहे थे सब, उसी उससे कर रहे थे, उतनी ही गंभीरता से कर रहे थे। करते करते बच्चे नीचे आए, फिर उन्होंने बोला कि हम मेडिटेशन के लिए पहाड़ों पे गए थे और एक पहाड़ पे वास्तविकता में उन लोगों को मिले, 2 लोगों को मिले। उन्होंने 2 दिन ऑब्जर्व किया, फिर उनको पूछताछ करने के बाद फिर वो वहीं रहते थे, वहीं रह रहे थे। मालूम नहीं क्या प्लानिंग था उनका, फिर उनको आश्रम में लाया गया। तो जो एक कहने का मेरा मतलब है कि ये इंसिडेंस इतना बड़ा था मेरे जीवन के लिए, क्योंकि मैं भी कुछ समय ही हुआ था, मैं गुरुकुल में आया था और मैंने इतना बड़ा घटना देखने के बाद मुझे लगा कि अरे यार ऐसा होगा। हालांकि उनके माता पिता को भी बताया गया था कि अगर बच्चे आपके घर पहुंचे तो हमें बताएं, तो वो कितने घबरा गए होंगे। और पुलिस केस वगैरह, पुलिस को देखना, हम बचपन में थे, गुरुकुल में पुलिस आना, पुलिस इस तरह से हम लोगों से भी सवाल वगैरह कर रहे थे, किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है क्या, ऐसा हुआ है क्या, हम लोग भी डर गए। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंस था मेरे जीवन में कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चे को, अगर अपने माता पिता बच्चे को आश्रम में छोड़ रहे हैं तो वो किसके भरोसे छोड़ रहे हैं, और इस तरह से गायब हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता या कुछ हो जाता। तो बहुत बड़ा इंसिडेंस था मेरे जीवन में और बहुत बड़ा मुझे प्रभावित करने वाली चीज थी वो हनुमान चालीसा था। तो ये दोनों एंगल से, दोनों नजरिए से मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि इस तरह से भी होता है और ऐसे भी बदमाश बच्चे होते हैं जो मेडिटेशन के नाम पे आश्रम छोड़ करके निकल जाते हैं। बाकी उनकी मानसिकता क्या थी आज तक नहीं मालूम पड़ा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस तरह की भी बदमाशी होती है जो किसी को भी झटका दे सकता है। मतलब उन्होंने भी आश्रम में बंक सिस्टम चालू कर दिया था? नहीं, बंक सिस्टम करने का मतलब कि जाके आ जाना। हाँ, ये तो इन्होंने 12 साल के लिए हम जा रहे हैं ऐसा बता दिया, यानी कि घर पे भी नहीं गए। तो इनकी क्या बदमाशी चल रही थी, क्या माइंड चल रहा था, ये तो बता नहीं सकते। अभी भी वो जो 2 है आपके कांटेक्ट में है या? एक मेरे कांटेक्ट में है, आज वो बहुत बड़े शिक्षित विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे पढ़ाई की है उन्होंने, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्थान पे हैं, मेरे सहपाठी थे। बहुत प्रभावित हुआ कि वास्तविकता में वो अच्छे खासे पढ़ने वाले, लेकिन मैं ये तब और आज बोल सकता हूँ कि इतने बिगड़े हुए बच्चे भी
आश्रम में इतने बड़े अच्छे एजुकेशन लेवल लेवल पे पे आ सकते हैं और हैं वास्तविकता में। बहुत बहुत अच्छा पॉडकास्ट था ये। जब स्टार्ट हुआ था तब से और एंड तक एक सेकंड भी ऐसा नहीं था कि कन्वर्सेशन से हटके कुछ हो रहा हो। और जो नॉलेज मुझे आज मिला या व्यूवर्स को भी जब पता चलेगा कि एक स्कूल लाइफ और एक आश्रम का जो लाइफ होता है वो कितना अलग होता है, जैसा हम रोज लाइफ जीते हैं उसके कंपैरिजन में जब हम एक प्रॉपर लाइफ जीते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा है, वो बहुत अलग है। और ये पर्सपेक्टिव आपकी वजह से आज मुझे समझ में आया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।